इलेक्ट्रिक चार्ज हमने अच्छे से समझ लिया एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट स्टार्टेड विद कूलम्स लॉ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 99.9% टीचर्स ऑथर्स हैव अ मिसकंसेप्शन ऑन कूलम्स लॉ। टीचर्स एंड ऑथर्स ये बोलते हैं कि अगर आपने दो चार्जेस ले लिए Q1 Q2, उनके बीच का डिस्टेंस R है, तो पहली बात कूलम्स लॉ से तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे एंड वो ये ग्रेविटेशन से कंपेयर करके बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल करेक्ट। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है। वो ये बोलते हैं कि ये Q1 Q2 डिस्टेंस R, अगर इसको उठा के मैं किसी मीडियम में रख दूं, मीडियम मतलब वाटर, केरोसिन, कोई भी और मीडियम, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा। ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सर कौन सा मतलब, मैं आपको समझाता हूं। सपोज Q1 Q2 डिस्टेंस R वैक्यूम में है, तो Q1 ने Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगाया, मान लेते वो 10 न्यूटन है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या Q2 भी Q1 के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब जैसे ही मैंने इसको मीडियम में इमर्स कर दिया, अब Q1 Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? अब Q1 Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? टीचर्स बोलेंगे 10 से कम, बट ये एग्जैक्टली 10 न्यूटन होगा। इसका मतलब दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्या बात कर रहे हो इसे सर? हमें लगता है कि आप गलत पढ़ा रहे हो। बेटा मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। वैक्यूम में Q2 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ Q1 फोर्स लगा सकता है, कितना? 10 न्यूटन। सो Q2 के ऊपर आज नेट फोर्स क्या है? 10 न्यूटन। बट जैसे ही आप मीडियम में इमर्स करोगे ना, अब Q2 के ऊपर दो लोग फोर्स लगाएंगे, एक तो Q1 खुद, एंड Q1 खुद पहले भी 10 न्यूटन लगा रहा था, आज भी 10 न्यूटन लगाएगा। बट पता है कि टीचर्स क्यों बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा? क्योंकि नेट फोर्स आज कम हो जाएगा। इसी को समझाने के लिए मैंने यहां पे मीडियम में पहले Q1 को अकेला लिया है, पहले Q1 को मैंने अलोन लिया है। अगर Q1 अलोन है तो मीडियम के पार्टिकल्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल खुद पोलर है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इसकी वजह से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये मोर शिफ्टेड है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सो ये ऑक्सीजन के जो नेगेटिव पार्ट्स है, अगर Q1 अकेला है तो इसको बिल्कुल सिमेट्रिकली सराउंड कर लेंगे, बिल्कुल सिमेट्रिकली। बट आज अगर Q1 के साथ Q2 भी है, तो Q2 तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव पार्ट्स को ज्यादा शिफ्ट करेंगे इस साइड। सो अगर Q1 अकेला होता तो सारे नेगेटिव पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन ने एकदम सिमेट्रिकली घेर लिया होता। जैसे ही सिस्टम में Q2 आया तो सारे नेगेटिव्स यहां पे ज्यादा शिफ्टेड हो गए, सारे नेगेटिव्स यहां पे ज्यादा शिफ्टेड हो गए। इतना हमें समझ में आया। अब Q2 के ऊपर फोर्स लगाने के लिए हमारे पास दो लोग हैं, एक मीडियम एंड एक Q1। Q1 Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? आज भी 10 न्यूटन लगाएगा। Q2 Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? आज भी 10 न्यूटन लगाएगा। बट Q2 के ऊपर ये जो ऑक्सीजन के नेगेटिव पार्ट्स है जो यहां पे ज्यादा शिफ्टेड है, आज देखो, आज अगर पूछूं कि वाटर मॉलिक्यूल्स ने Q1 अगर वो अकेला होता तो इसने Q1 को क्या किया होता? अट्रैक्ट किया होता। इसने भी Q1 को अट्रैक्ट किया होता। मतलब ये जो नेगेटिव पार्ट है, इसने Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट, इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट, इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट, एंड इसने भी अपनी तरफ अट्रैक्ट, एंड सारी चीजें क्या होते? बिल्कुल बैलेंस्ड होते। बट आज टच शायद थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, ओके। बट आज क्या होगा? आज ये जो नेगेटिव पार्ट्स है ये यहां पे ज्यादा शिफ्टेड है, ये इस Q1 को कुछ इधर फोर्स लगाएंगे, एंड ये मीडियम इस Q1 को इधर फोर्स लगाएंगे। सो Q2 के ऊपर जो नेट फोर्स है, क्या वो 10 न्यूटन है या 10 न्यूटन से थोड़ा कम है? 10 न्यूटन से थोड़ा कम है। सो नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर मैं पूछूं तो वो 10 न्यूटन से थोड़ा सा कम है। सो टीचर्स को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अरे क्या दो चार्जेस के बीच में म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर मैं पूछूं अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्या वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं। दो लोगों के बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वैक्यूम में भी Q1 ने Q2 को 10 दिया, Q2 ने Q1 को 10 दिया। आपने मीडियम में इमर्स किया, एंड मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि अब Q1 Q2 को कितना फोर्स दे रहा है? अरे 10 न्यूटन ही दे रहा है। बट क्या Q2 में लगने वाला नेट फोर्स 10 न्यूटन है? नहीं, वो 10 से थोड़ा सा कम है। और डिटेल में समझाता हूं एक्सप्रेशंस लिख के। F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों इक्वल है, इसको हमने F बोला। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि इसका एक्सप्रेशन होगा बहुत ही डेंजरस सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है ये मैं आगे जाके समझाऊंगा। व्हाट इज दिस
एप्सिलॉन नॉट, ये आगे जाके समझाऊंगा, एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। एंड ये जो इतना गंदा एक्सप्रेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को के बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। नेट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, नेट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 भी क्या होगा, क्योंकि आज तो वैक्यूम में है, आज तो वो वैक्यूम में है, तो 2 जो चार्ज है उस पर सिर्फ और सिर्फ 1 फोर्स लगा रहा होगा, एंड कितना, इतना ही। सो नेट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 भी कितना होगा, दिस। सो वैक्यूम में फोर्स कम होने के कोई चांसेस नहीं है, मीडियम में इट्स इंपॉर्टेंट। आज मीडियम में मैं फोर्स लिख रहा हूं, टीचर्स डायरेक्टली क्या लिख देते हैं वो मैं बता दूं। आज मैं पूछ रहा हूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सिर्फ 1 ने 2 के ऊपर कितना फोर्स लगाया, 1/4 पाई, टीचर्स लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट एंड इसके साथ साथ ER आएगा, ये ER गलत है, क्योंकि आज मैं फिर से क्या पूछ रहा हूं, 2 ने 1 के ऊपर कितना फोर्स लगाया, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, आज भी 10 न्यूटन हुआ, तो एप्सिलॉन आर नहीं आएगा, एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा सर, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 या फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। देखो वैक्यूम में भी जो फॉर्मूला है मीडियम में भी वही फॉर्मूला है, बट किसी ने पूछा कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कुछ भी नहीं बोला है तो वो तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही निकाल रहे हैं। सो किसी ने पूछा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, उसमें क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एक ER टर्म भी आएगा। व्हाट इज दिस ER? ER is called the relative permittivity. E naught, epsilon naught is known as permittivity in free space. ये थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, अपने सिलेबस में इनके डिटेल्स नहीं है, इन्हें तो हम जैसे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके चलेंगे। सो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो दिस एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज permittivity of free space. This is known as permittivity of free space. It's a constant of free space, and this ER is known as relative permittivity. Relative permittivity. So आप डायरेक्टली ये मत बोलना कि वैक्यूम से मीडियम पे लेने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाता है। आप अपने स्टेटमेंट को रीफ्रेश करो, आप अब से क्या बोलोगे, मेरे स्टूडेंट हो तो जैसे ही चार्जेस को वैक्यूम से मीडियम पे लेके जाएंगे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा। कितने टाइम्स कम? देखो वैक्यूम में फोर्स कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आज क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर तो है, बट नीचे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया ER, तो ER टाइम्स कम हो जाएगा। बट कौन सा फोर्स कम होगा? नेट फोर्स कम होगा। क्या म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा? बिल्कुल नहीं। तो आई होप ये डाउट क्लियर है, यहां पर भी मैंने चीजें आपको क्लियर कर दिया है। अब ये चीजें जो मैंने आपको बताया है, इसको अगर आपको दिमाग में फिट करके चलना है तो आप क्या करेंगे? दिमाग में फिट करने के लिए मैंने आपको क्या क्या बताया अब तक? मैंने बताया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ये पॉइंट चार्जेस भी हो सकते हैं या स्पेरिकल चार्जेस भी हो सकते हैं, स्पीयर्स के लिए भी सेम सिमेट्री हम फॉलो कर सकते हैं। अब ये जो K है K ऑन फर्दर सॉल्विंग कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। What is this epsilon naught? Permittivity of free space. इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है, एंड एक थर्ड फॉर्मूला है कि एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। मतलब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को अगर रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करोगे, रिलेटिव परमिटिविटी को मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, जो आपने केमिस्ट्री में स्टडी किया। सो दीज आर द 3 फॉर्मूलाज एंड दीज आर और एक्सपेरिमेंटल कि के ये क्यों आया, ये क्यों आया, इनके कोई प्रूफ नहीं है। एंड ये एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं सर? ये आप तो बहुत सारे फॉर्मूलाज लेके आ रहे हो। दिस एप्सिलॉन इज कॉल्ड द टोटल परमिटिविटी। टोटल परमिटिविटी, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एंड ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। सो यहां से अगर मैं ER निकालूं, ER इज नथिंग बट एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट। सो ER तो 2 परमिटिविटीज के रेशियो है, इसलिए ER का कोई यूनिट या कोई डायमेंशन नहीं है। यहां से हम लोग सबसे पहले K का यूनिट एंड डायमेंशन निकालेंगे। जो K का यूनिट या डायमेंशन होगा, देखिए K यहां पे है 1/4 पाई कांस्टेंट है एंड एप्सिलॉन नॉट यहां पे है। यहां से हमने ये देखा कि K का जो भी यूनिट या डायमेंशन आएगा एप्सिलॉन नॉट का एग्जैक्टली ऑपोजिट आएगा, एंड उससे आप लोग ER को चेक कर सकते हो, क्योंकि एप्सिलॉन टोटल परमिटिविटी जो है
एप्सिलॉन का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज ई आर इज डायमेंशनलेस। ये क्या आ गया, अच्छा, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट, ओहो, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। सो इतना पहले आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लो। अब हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहां पे क्या आएगा, ई आर या ई नॉट, सॉरी। नाउ लेट्स सी स्टेप 1, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया। हम क्या करना चाहते हैं, हम लोग के को निकालना चाहते हैं, तो यहां से आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, Q1 Q2 नीचे आ जाएगा, के क्या आ गया, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। यहां से फोर्स का यूनिट हम लोग क्या पुट करेंगे, न्यूटन, डिस्टेंस के स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर, एंड चार्ज इंटू चार्ज मतलब कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए ये कहीं पे कि कूलम होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ कूलम स्क्वायर देखो नीचे एम्पियर सेकेंड स्क्वायर निकाल दिया। उससे पहले यहां पे हमें के का क्या मिल गया, यहां पे हमें के का एसआई यूनिट मिल गया कि ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। सर फिर तो यहां तक ही सही है, एसआई यूनिट तो मिल गया, एंड ये एसआई यूनिट हमें याद भी रखना है, बाय प्रैक्टिस याद भी आ जाएगा। तो के का एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। बट मैं यहां पे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे और फर्दर इसको सॉल्व करके लेके फंडामेंटल एसआई यूनिट तक जाना है। सर फंडामेंटल एसआई यूनिट क्या होता है, बेटा ये भी एसआई यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट है, बट इस एसआई यूनिट में न्यूटन है, एंड न्यूटन इज अ एब्रीविएटेड यूनिट, मतलब न्यूटन को और फर्दर ब्रेक किया जा सकता है एज केजी मीटर सेकेंड की पावर -2। क्लास 9-10 में भी देखा होगा आपने। एंड ये मीटर स्क्वायर एज इट इज है, कूलम स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, एंड ऑन सॉल्विंग ये आ गया केजी मीटर क्यूब सेकेंड की पावर -4 एम्पियर की पावर -2। ये भी एसआई यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसआई यूनिट पूछे तो हमें याद तो ये रखना है, कभी ये ऑप्शन में हो तो ये चेक करना है। तो इन दोनों में से डिफरेंस क्या है, इसको बोलते हैं एब्रीविएटेड एसआई यूनिट, एंड ये नीचे वाले को बोलते हैं फंडामेंटल एसआई यूनिट, क्योंकि इस यूनिट को आप और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हैबिट कराता हूं कि आप हमेशा फंडामेंटल एसआई यूनिट तक पहुंचो। जैसे ही फंडामेंटल एसआई यूनिट तक पहुंच गए, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना तो बहुत ईजी है। ये क्या है, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो यहाँ पे केजी है तो केजी की जगह मास आएगा, मीटर क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब, टी की पावर -4 ए की पावर -2, ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपको के का यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने आना चाहिए। यूनिट क्या है बेटा के का, यूनिट इज 1 सेकेंड, ओके, सो यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2, एंड व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल क्यूब टी की पावर -4 ए की पावर -2। नाउ कम्स द वैल्यू। Experimentally, it's proven that the value of k is 9 into 10 to the power 9. 9 into 10 to the power 9, and unit क्या है as usual न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। तो आपके दिमाग के लिए फिक्स करने के लिए सबसे पहला जो पैरामीटर है दैट इज k। k comes out to be 9 into 10 की पावर 9, ये हमें याद रखना है along with the unit न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। और कोई याद नहीं रखना, ये याद रखना है। अगर आपसे कभी पूछे कि के का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो इसको फर्दर आप एक्सपैंड करके डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो, वो याद मत रखो। स्टेप 2, हमें पता है कि के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्सपेरिमेंटली। सो के एंड एप्सिलॉन नॉट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो के का जो यूनिट आएगा उसी को उल्टा कर देने से, रेसिप्रोकल कर देने से हमें एप्सिलॉन नॉट का यूनिट मिल जाएगा। जैसे के का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन को इन्वर्स करेंगे तो न्यूटन की पावर -1, मीटर स्क्वायर को मीटर की पावर -2, यहाँ पे कूलम की पावर -2 है तो यहाँ पे कूलम की पावर +2। सो सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने सीख लिया। सेकेंड चीज जो हमें याद रखना है, ये सब याद रखना है बेटा। सेकेंड चीज, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज 8.85 इंटू 10 की पावर -12, धीरे धीरे याद होगा। यूनिट क्या है बेटा, अगर ऊपर न्यूटन है तो इधर न्यूटन की पावर -1, मीटर की पावर -2, कूलम स्क्वायर, दैट्स इट। एंड फाइनली द डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको भी उल्टा कर दे। यहां पे के के लिए क्या है, अच्छा के के लिए m है तो यहां पे m की पावर -1 आएगा। ये l क्यूब है, l की पावर -3, ये t की पावर -4 है, ये t की पावर 4, a की पावर -2 है, दिस इज a की पावर 2। स्टेप 3 इज एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहां से अगर हम लोग ई आर को सब्जेक्ट करेंगे तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। सो ई आर इज अ रेशियो ऑफ टू सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज। एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है वही एप्सिलॉन का भी यूनिट है। सो ई आर हैज नो यूनिट
एंड ई आर का जो वैल्यू है वो मीडियम टू मीडियम चेंज करता है। दैट मीन्स डिफरेंट मीडियम्स विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ ई आर। वाटर के लिए अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं, एक वाटर जो है, वाटर के लिए जो ई आर का वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 81 है। इससे क्या शो होता है कि अगर आप दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो वैक्यूम में, एंड जैसे फोर्स आ गया F, तो वाटर में इमर्स करने से फोर्स हो जाएगा F अपॉन 81, बिकॉज ई आर इज नथिंग बट दैट फैक्टर बाय विच नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूसेस। ई आर का भी थोड़ा सा फील मैं आपको जनरेट कर देता हूं। यहां पे देखिए, अगर आप कौन सा फोर्स निकाल रहे हो, हम लोग बार बार नेट फोर्स निकाल रहे हैं। सो आप कुछ भी ना बोला जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाए, तो आपको मानना है कि हम लोग नेट फोर्स निकाल रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां पे निकाल रहे हैं बेटा? वैक्यूम में। क्या आएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो टीचर्स बोलते हैं। एंड जैसे ही फोर्स मीडियम में निकालते तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, टीचर्स ये डायरेक्टली बोलते। बट अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो रहा है, ऐसा बोलना इनएप्रोप्रिएट है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो रहा है। अगर कभी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे कि म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो रहा है, या F21 या F12 बोले, वो तो सेम रहेगा वैक्यूम में हो या मीडियम में हो, क्योंकि आज हम नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं तो वो ER टाइम्स कम हो रहा है। इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर आप डिवाइड कर दो, या फिर ऐसे सोचो कि देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट F वैक्यूम। तो F मीडियम क्या आ गया? F वैक्यूम अपॉन ER। या फिर इन दोनों को सिंपल डिवाइड कर दो तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम आ गया ER, या फिर फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम अपॉन ER। तो ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि जिंदगी में आप मीडियम में फोर्स निकालो, उसका मतलब वैक्यूम वाला फोर्स अपॉन ER। इससे हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ पर्टिकुलर मीडियम इज ER टाइम्स लेसर देन दैट इन वैक्यूम। नेट फोर्स इन मीडियम इज ER टाइम्स लेस देन फोर्स इन वैक्यूम। सो द थर्ड फॉर्मूला जो आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए, तो समरी यही है कि K का वैल्यू एंड यूनिट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एंड यूनिट, एंड थर्ड इज फोर्स इन अ मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम अपॉन ER। अगर ये चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो गए हैं तो पूरे कूलम्स लॉ में आपको कोई भी रोक नहीं सकता। एंड जो बेसिक एक्सप्रेशन है कूलम्स लॉ का कि एक चार्ज है Q1, एक दूसरा चार्ज है Q2, उनके बीच का डिस्टेंस R, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? सो मैंने सारे फॉर्मूलेज आपके लिए लिस्ट डाउन कर दिया है। यहां पे स्टेप बाय स्टेप भी आप चीजें को देख सकते हो। आई होप इतना समझ में आ गया, इतना दिमाग में फिक्स कर लो। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए चलिए, ये हो गया, ये हो गया। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस के पास आते हैं हम लोग। विथ रेफरेंस टू कूलम्स लॉ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगर आपने मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, सो आज के लेक्चर के बाद आप नाम के सामने PhD इन कूलम्स लॉ लगा सकते हो, क्योंकि इसके बाहर कूलम्स लॉ में आपको कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आता। मैं न्यूमेरिकल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं। आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग इससे क्लियर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन ही? व्हाट इज द वैल्यू यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट? आपको वैल्यू बताना है, यूनिट बताना है, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट मतलब कैपिटल K हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। मेरे साथ साथ एक बार रिवाइज कर लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K इज 9 × 10⁻⁹ वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग खुद निकाल सकते हो, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? जितना मुझे याद है, याद तो नहीं करना है, ml³ t की पावर -4 a की पावर -2, ऐसा कुछ आएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। निकालना आपको आता है। इसके बाद क्या पूछ रहा है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब बेटा एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है वो है या वैल्यू है इस 8.85 × 10 की पावर -12। अब आप लोग खुद बताओ, आप लोग खुद बताओ। देखिए मैंने ऑलरेडी करा दिया, फिर भी क्यों करा रहा हूँ? एक बार आपके दिमाग में मैं रीइंफोर्स करना चाहता हूँ। मेरा टीचिंग स्टाइल ऐसा है कि लेक्चर देख के ही 90% चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। बेटा जो K का यूनिट है उसको ही पकड़ पकड़ के उल्टा करना है। इधर न्यूटन है तो इधर लिखेंगे न्यूटन की पावर -1, उधर मीटर स्क्वायर है तो इधर मीटर की पावर -2 कूलम स्क्वायर। आगे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एंड यूनिट। एंड अगर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो जस्ट इसको उल्टा कर दो। आई थिंक ये आएगा m की पावर -1, ये आएगा l की पावर -3, t की पावर 4 एंड a की पावर 2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एंड रिलेटिव परमिटिविटी, भाई रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
ये याद रखना, रिलेटिव परमिटिविटी का एक दूसरा नाम क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या है, वैल्यू तो मीडियम टू मीडियम डिपेंड करता है। यूनिट क्या है, नो यूनिट। डायमेंशनल फार्मूला क्या है, नो डायमेंशनल फार्मूला। सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। अब व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड 1/3। सो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस जब डिस्टेंस 1/3 किया है। तो पहले तो आप बेसिक मेथड से कर लो, उसके बाद मैं आपको एक ऐसे ट्रिक दूंगा। बेसिक मेथड है कि पहले दो चार्जेस ले लो, Q1 Q2, उनके बीच का डिस्टेंस है R। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R²। अब इनके बीच का डिस्टेंस केस 2 में चार्जेस सेम है बट डिस्टेंस कितना हो गया, R/3, 1/3 हो गया। तो अब फोर्स चेंज हो जाएगा। उस फोर्स को आप F नहीं लिख सकते, तो उस फोर्स को क्या लिखो, कुछ और लिखो, F2 लिखो या F न्यू लिखो, न्यू फोर्स। क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 आज R² होगा या R/3 का स्क्वायर। R/3 का स्क्वायर करोगे तो ये R² अपॉन 9 आएगा एंड वो 9 ऊपर जाएगा। सो आई थिंक दिस इज 9K Q1 Q2 अपॉन R² एंड K Q1 Q2 अपॉन R² को तो मैं F बोल सकता हूँ। सो आई थिंक ये आ गया 9 टाइम्स ऑफ F, मतलब पहले के 9 टाइम्स हो जाएगा। अब अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करना है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो बेसिक मेथड में। ये तो बहुत सिंपल रेशियो है। पहले फोर्स इनिशियल सिचुएशन में निकालो, फिर फोर्स जो भी बोला है फाइनल सिचुएशन में निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो या दोनों में देख लो कि इसको यहाँ पे पुट करेंगे। सम बेसिक मैथ्स। इसी को अगर आपको डायरेक्ट करना है तो ऐसे रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए कि एक फैक्टर को चेंज करेगा दूसरे फैक्टर में क्या चेंज आएगा। सो द एसएस ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, मेरे नाम का एसएस ट्रिक। एंड ये एसएस ट्रिक किसके लिए है, व्हेन इन अ फॉर्मूला, अगर कोई भी फॉर्मूला में इन अ फॉर्मूला वन और मोर टर्म्स चेंज, ये हमेशा फिजिक्स के, मैथ्स के किसी भी फॉर्मूले के लिए वैलिड है कि अगर फॉर्मूले में एक या एक से ज्यादा टर्म्स को चेंज हो गया, वन और मोर टर्म्स चेंज एंड फाइनल रिजल्ट इज आस्क्ड, एंड फाइनल रिजल्ट इज आस्क्ड। बहुत ही पावरफुल टूल मैं आपको दे रहा हूं, ऑल्दो बहुत बेसिक है, बेसिक मैथ से रिलेटेड है, बट चलिए। तो अब क्या कर सकते हो, जो भी टर्म्स है, जिस टर्म्स में कोई चेंज नहीं आया, अगर टर्म्स में कोई चेंज नहीं आया उनके जगह आप 1 पुट करो, एंड जिन भी टर्म्स में चेंज आया है उनके जगह जितना चेंज आया उतना पुट करो। सर क्या बोल रहे हो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से दिखाता हूं। सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बेसिक फॉर्मूला लिख लिया, K Q1 Q2 अपॉन R²। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड 1/3। तो सिर्फ डिस्टेंस को 1/3 किया, बाकी चीजें कोई चेंज नहीं आया। सो जितने भी बाकी चीजें हैं ऑन द फॉर्मूला, बाकी टर्म्स है, उनके जगह 1 पुट करो। अब देखना, K तो एक कांस्टेंट है, उसकी जगह कोई चेंज नहीं है, तो सर K का वैल्यू पुट कर देते 9 × 10⁹। नहीं, आप तो डायरेक्ट रिजल्ट निकाल रहे हो। मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं फाइनली क्या चेंज आएगा, चेंज इन फोर्स निकाल रहे। तो जो टर्म्स चेंज नहीं है, K चेंज नहीं है 1, ये ट्रिक है बेटा, Q चेंज नहीं है 1 एंड डिस्टेंस को क्या कर दिया, डिस्टेंस को तो 1/3 कर दिया। तो डिस्टेंस की जगह जस्ट 1/3 पुट करो, 1/3 स्क्वायर। सो ये ऊपर जाएगा 9, तो फोर्स का वैल्यू आया नहीं, वैल्यू नहीं आया। ये दिखाते कि फोर्स 9 टाइम्स चेंज हो गया, 9 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 9 आया तो फोर्स इंक्रीजेस 9 टाइम्स। एक और एग्जांपल से दिखाता हूं और ज्यादा क्लियर होगा। देखना, इसको डायरेक्ट हम लोग एसएस ट्रिक से करेंगे, एसएस ट्रिक से करेंगे। What happens to electrostatic force between 2 point charges when both the charges are doubled? Both charges double मतलब Q1 की जगह 2 पुट कर दो, Q2 की जगह भी 2 पुट कर दो, डिस्टेंस मेड हाफ मतलब डिस्टेंस की जगह हाफ पुट कर दो। बस इसी को फॉर्मूले में पुट करो, जो आंसर आएगा वही उतने टर्म्स चेंज हुआ है। K चेंज नहीं हुआ तो K1, चार्जेस सारे डबल हो गए, डिस्टेंस हाफ हो गया। सो ऊपर आ गया 4, यहाँ से हाफ का स्क्वायर मतलब फिर से ऊपर चला गया 4, 16 आया। इसका मतलब आप बोलोगे कि द न्यू फोर्स, आप ये कंक्लूड कर सकते हो, द न्यू फोर्स इज 16 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फोर्स, बिकॉज आंसर 16 आया। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीजेस 16 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। चलिए देखते हैं, अब कुछ ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। यहां से मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के प्रॉपर्टीज क्लियर कराऊंगा। मैं अगर चाहता
तो मैं आपको थ्योरी बोल सकता था डायरेक्टली, बट वो थ्योरी आपके दिमाग में फिक्स नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया था मेरा टीचिंग स्टाइल है, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए, आप इनको ट्राई करो, उसके बाद हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव दोनों हो सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब उसके घर वाले बहुत कंजर्वेटिव है, उसको बाहर निकलने नहीं देते, ऐसा नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्लास 11 में आपने रीड किया होगा, ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन एक पूरे कंप्लीट साइकिल में, कंप्लीट लूप में जीरो होता है। सो कंजर्वेटिव फोर्स इज दोज फोर्स जिसके लिए वर्क डन इन अ क्लोज लूप, जिनके लिए वर्क डन इन क्लोज्ड लूप जीरो होता है। एंड बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, ट्रू है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स किसको बोलते हैं? अगर दो चार्जेस है बेटा Q1 Q2, तो उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, हमेशा ये फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज होगा। क्या मैंने दो बॉडीज को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया? यस। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे रिपल्सिव होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि Q1 ने Q2 को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, नहीं, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज होगा। एंड फॉर दिस रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है, बट न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है। आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्सेस पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये तो सबको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। सो यहां से हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है। सो इस स्लाइड से आपके दिमाग में क्या फिक्स होना चाहिए? कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस फिक्स होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज वर्क डन इन अ क्लोज लूप इज जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is a central force because its direction is always along the line joining centers of two charges. And finally electrostatic force obeys inverse square law. और दो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस अब बहुत अच्छे से समझना। म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपके एंड आपके मम्मी के बीच का जो ये म्यूचुअल प्यार है, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच का फोर्स, लगने वाला फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। कभी भी वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कभी भी वो थर्ड चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दो लोगों के बीच का प्यार एक्सटर्नल कंडीशंस में डिपेंड नहीं करता, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। बिल्कुल फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स। देखा, यही अगर नॉर्मल टीचर को पूछो वो बोलेगा अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, म्यूचुअल का मतलब ही समझ नहीं आएगा, म्यूचुअल फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, वो तो ट्रू बोलेगा। बट आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको ये पता होना चाहिए। बट अगर वो ऐसा पूछे कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, यस ट्रू, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं करता है। चलिए, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स। आपके एंड आपके मम्मी के बीच में लगने वाला जो प्यार है, यहां पे आप हो, यू एंड दिस इज योर मम्मी। सो क्या आपकी मम्मी आपको प्यार करती है? बिल्कुल, ये आपको प्यार कर रही है। सो आपके एंड आपके मम्मी के बीच का जो प्यार है, क्या वो सेम रूम में पापा अभी है या नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, पापा घर पे है या नहीं है उससे मम्मी का प्यार डिपेंड नहीं करता। बट क्या डिपेंड करता है? अगर अभी पापा आ गए घर पे, सो पहले सिर्फ मम्मी प्यार कर रही थी आपको, आप पापा भी प्यार कर रहे हैं, अब पापा भी प्यार कर रहे हैं, सो आपके ऊपर जो टोटल प्यार है वो इंक्रीज हो गया। कल को अगर चाचू आ जाते घर में, कल को अगर चाचू आ जाते, सो अब चाचू भी प्यार कर रहे हैं। सो जैसे जैसे सिस्टम में नए नए पार्टिकल्स आ रहे हैं, टोटल फोर्स चेंज हो रहा है, टोटल फोर्स या टोटल प्यार चेंज हो रहा है, बट दो लोगों के बीच में लगने वाला प्यार अभी भी सेम है। आपके एंड आपके मम्मी के बीच का प्यार लेट्स से 100 है, एक नंबर दे रहा हूं, अभी पापा भी आ गए, सो आपके ऊपर टोटल प्यार अब कुछ 200 हो गया, क्योंकि पापा 100 मम्मी 100, बट दोनों के बीच का प्यार तो अभी भी सेम है। सो अब देखना, अब इसको देखना कि म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स बोल रहा है ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स। नो, फॉल्स, डजंट डिपेंड, फॉल्स। बट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर पार्टिकल, ट्रू। नेट फोर्स तो पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा, बट म्यूचुअल फोर्स नहीं करेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, अभी भी बोर्ड में पूछा नहीं गया है। एनसीईआरटी पॉइंट्स टू पॉन्डर में ये गिवन है।
जब मैंने एज अ टीचर फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा था, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा था बिकॉज ऑफ द चॉइस ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश, विच इज अ मोर डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। अब बहुत अच्छे से समझना, अगर मैं स्ट्रेंथ कंपेयर करूं ना बेटा, अगर मैं स्ट्रेंथ कंपेयर करूं कि कौन सा फोर्स स्ट्रांग है कौन सा फोर्स वीक है, तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच 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 स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, इज मच 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 स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स। तो मुझे लगा कि डोमिनेटिंग कौन से सेंस में पूछ रहा होगा। सो एनसीईआरटी ने जो, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं था, एनसीईआरटी में जस्ट पॉइंट्स टू पॉन्डर था, तो डोमिनेटिंग के ब्रैकेट में उन्होंने एक इंग्लिश वर्ड यूज किया, परवेसिव या प्रिविलेंट, मतलब कौन सा फोर्स नेचर में ज्यादा प्रिविलेंट है। अब इसको समझने के लिए मैं बोलता हूं कि सपोज ये आपका स्कूल का बिल्डिंग है, सपोज ये आपका स्कूल का बिल्डिंग है, ठीक है, एंड स्कूल के बिल्डिंग में मैं नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेक करना चाहता हूं एंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। सो स्कूल के बिल्डिंग को सारे मासेस जो सराउंडिंग है वो तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स तो सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ऐड होगा। क्या दो ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपस में कैंसिल कर सकते हैं? नहीं। आपके स्कूल को आप भी अट्रैक्ट कर रहे हो, स्कूल का ब्लैक बोर्ड भी अट्रैक्ट कर रहा है, बाजू वाला स्कूल भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है तो कैंसिलेशन की पॉसिबिलिटीज कम है। अब ये आपका स्कूल का बिल्डिंग है, लेट्स से आपका स्कूल का बिल्डिंग पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज बॉडी आ गया, सो बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो आपके स्कूल को अट्रैक्ट कर रहा होगा। स्कूल के जो बाजू वाला स्कूल है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो वो आपके स्कूल को बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल कर रहा होगा, मतलब एक अट्रैक्ट दूसरा रिपेल। तो आपके स्कूल के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सारे अट्रैक्टिव फोर्स सारे रिपल्सिव फोर्स मिला के कुछ कैंसिलेशंस की पॉसिबिलिटी होके नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ पॉइंट इन स्पेस, आप इस पूरे धरती में कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, इस पॉइंट पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा कुछ कम होगा, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स इसको अट्रैक्ट करेंगे, कुछ पार्टिकल्स इसको रिपेल करेंगे, बट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इस पॉइंट में, मेरे इस हाथ के इस पॉइंट में ज्यादा होगा, क्योंकि सारे पार्टिकल्स, अभी मेरा जो ये फिंगर है, सारे पार्टिकल्स इस फिंगर को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड ये सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस एड अप हो रहे हैं। बट क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है, तो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस कैंसिलेशन हो रहे हैं। अब देखना एनसीईआरटी में ये लैंग्वेज कैसे है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, whereas इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, यहां तक ठीक है। कॉमा देके अलाउइंग पॉसिबिलिटीज ऑफ कैंसिलेशन ऑफ फोर्सेज इन मेनी सिचुएशंस। ओहो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसिलेशन ऑफ फोर्स इन मेनी सिचुएशंस, दस ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर डोमिनेटिंग एंड परवेसिव, मतलब प्रिवेलेंट, मतलब क्या, परवेसिव, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ वीकर फोर्स। मैं ये मानता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है, बट वो ज्यादा प्रिवेलेंट है, ज्यादा डोमिनेटिंग है, इस सेंस में एनसीईआरटी में पॉइंट्स टू पॉइंटर में गिवन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं है, कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑन कूलम्स लॉ। बेटा रूल सिर्फ इतना सा है कि आपको पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। एक बार आपने अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे। चलिए देखते हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पीयर्स। यहां से एक बात हमने समझा कि चार्ज स्पीयर्स लिखा है। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, आपने ये देखा होगा, बट पॉइंट चार्जेस के साथ साथ ये स्पेरिकल बॉडीज के लिए भी एप्लीकेबल है। सो यहां से ये कंसेप्ट रिवाइज फिर से हमने कर लिया कि कूलम्स लॉ या तो सिर्फ क्वेश्चन में पॉइंट चार्जेस मेंशन हो, या पॉइंट चार्जेस के साथ साथ वो स्पीयर्स भी मेंशन कर सकता है। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए कूलम्स लॉ परफेक्टली वैलिड है। बट अगर आप बोलो कि सर यहाँ पे तो एक मेरे पास रॉड है, हाँ, एंड यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस है r, इसका चार्ज कैपिटल Q, इसका चार्ज स्मॉल q, तो क्या आप कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर लिख सकते हो? नहीं लिख सकता, बिल्कुल गलत है। तो सर इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज एंड स्पेरिकल चार्जेस के लिए वैलिड है। अब जो जो चीज़ें गिवन है उसको मैं लिख लूंगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए ऑलरेडी मैंने अटेम्प्ट कर रखा है। दो चार्जेस गिवन थे ऑब्जेक्ट्स के, क्या क्या, एक है 2 × 10⁻⁷ एंड 3 × 10⁻⁷। डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर गिवन था, मुझे इसको एसआई यूनिट पे लेके आना है, इसलिए मैंने 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई किया, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। चलो
अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, एंड सिंपल से मैथमेटिकल सॉल्विंग से आई विल गेट द फाइनल आंसर एज 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.2, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्पीयर। देखिए उसने स्पीयर बोला है, जैसे ही मैंने स्पीयर रीड किया इसका मतलब कूलम्स लॉ में हैप्पीली यूज कर सकता हूँ। दो स्पीयर्स है, एक स्पीयर का चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, मान लेते इसको Q1, एंड एक दूसरा स्पीयर है जिसका चार्ज है आई थिंक माइनस कितना 0.8 माइक्रोकूलम। इनके बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। स्पीयर में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा जो गिवन नहीं है, बट ये बोला है कि इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज 0.2 न्यूटन। अब आप मुझे खुद बताइए कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव? वो तो अट्रैक्टिव होगा, तो इसने इसको F फोर्स से अट्रैक्ट किया, इसने भी इसको F फोर्स से अट्रैक्ट किया। ये F फोर्स क्वेश्चन में कितना गिवन है, 0.2 न्यूटन, इतना था क्वेश्चन में गिवन। निकालना क्या है, निकालना है फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस फोर्स के फॉर्मूले से निकल जाएगा, एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। ये तो बेसिक एक न्यूटन थर्ड लॉ है। अगर मान लो कि फर्स्ट स्फीयर ने सेकेंड स्फीयर को फोर्स दिया F, तो सेकेंड स्फीयर भी फर्स्ट स्फीयर को कितना फोर्स देगा, F। अब इसका सोल्यूशन आप लोग आगे देखिए, एज सिंपल एज दैट मैंने सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया है। फोर्स इतना है, चार्ज माइक्रोकूलम में था, इसको हमने कूलम में कन्वर्ट किया 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करके। बी केयरफुल। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सर 2/10 क्यों, अरे फोर्स 0.2 था ना, क्या 0.2 को हम लोग 2/10 लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो बस हमने सॉल्व किया तो आर स्क्वायर आया मेरे पास कुछ सॉल्व होके, आर स्क्वायर आया कुछ सॉल्व होके 144 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, सॉरी 10 की पावर -4 मीटर, ऐसा कुछ। तो आर कितना आया, इसका रूट ले लेंगे 144 इंटू 10 की पावर -4, 144 का रूट इज 12 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 कितना आया, 10 की पावर -2 मीटर आया। तो इसी को हम 12 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एंड दिस इज द आंसर। एंड सेकेंड पार्ट हमने क्या लिखा है, फोर्स ऑन द सेकेंड स्पीयर ड्यू टू द फर्स्ट इज 0.2 न्यूटन। देखिए बेटा बेसिक कैलकुलेशन है, मैं ये बेसिक कैलकुलेशन यूज करके आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता। आप बहुत सिंपली ये कैलकुलेशन कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कर रखा है, बस थोड़ा सा काटना पीटना है। क्लास 12 में आ गए हो तो इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। चलो चेक द रेशियो। रेशियो क्या है, ये एक ऐसा रेशियो गिवन है के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी MPME। ये जो एक रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, ये रेशियो डायमेंशनलेस है, बट अचानक से ये आया कहाँ से, एनसीईआरटी का 1.3 है। सर एक बात बताओ, कैपिटल जी यहाँ पे यूज़ किया है, तो कैपिटल जी तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया होगा, एंड कैपिटल के यहाँ पे यूज़ किया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आया होगा। बट ये रेशियो किस चीज़ का है, देखो ना यहाँ पे MP एंड ME से मुझे ऐसा ये पता चल रहा है कि आई थिंक ये मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बहुत ज़्यादा क्लियरली मेंशन नहीं है, बट ऊपर भी देखो चार्जेस का स्क्वायर है। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसे किया गया होगा कि उसने ना एक प्रोटॉन ले लिया, प्रोटॉन का मास MP एंड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास इज ME, इनके बीच का डिस्टेंस इज R, ठीक है। एंड अगर चार्ज के टर्म्स में लिखे तो प्रोटॉन का चार्ज भी E एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी E, एक्चुअली -E, बट हम तो सिर्फ वैल्यू लेंगे R। सो बेसिकली दे हैव टेकन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एंड इनके बीच में सबसे पहले इसने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला होगा एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला होगा। देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, चार्ज के टर्म्स में मैंने लिखा है प्रोटॉन इज E, इलेक्ट्रॉन इज -E, एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मास। मैंने क्या लिखा है, FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या आ जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सर -E क्यों नहीं लिखा, हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, एंड वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू हमें कभी भी साइन पुट करना नहीं चाहिए। अब वो जो रेशियो था उसको के ई स्क्वायर चाहिए था ऊपर, तो के ई स्क्वायर को मैंने अलग कर लिया। के ई स्क्वायर क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू आर स्क्वायर। एक इजी टेक्निक बता रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स GMPME अपॉन आर स्क्वायर, उसको तो नीचे GMPME चाहिए था, तो GMPME को एक साइड में रख दिया, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू आर स्क्वायर। अच्छा सर, तो जो गिवन रेशियो है वो क्या है, के ई स्क्वायर अपॉन GMEMP। के ई स्क्वायर की जगह मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू आर स्क्वायर पुट करना चाहिए एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू आर स्क्वायर। अरे आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, इसका मतलब ये जो रेशियो है, ये जो गिवन रेशियो है, ऑन सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बात कर दी सर आपने, मतलब
जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन था कि भाई इस रेशियो को सॉल्व करके निकालो, क्या ये रेशियो सॉल्व होके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा आ जाता है क्या? बिल्कुल। आंसर फोर्स अपॉन फोर्स तो डायमेंशन लेस होगा, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, तो आप क्या लिखोगे? सिंस द गिवन रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस सो इट इज डायमेंशन लेस। एंड अब उसने बोला है कि क्या बोला है? लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स। ये जो कॉन्स्टेंट्स है के का जी का, इनके वैल्यूज पुट करके टेबल से, हमें तो याद ही है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। सो ये रेशियो क्या आया सॉल्व होके? ये रेशियो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स आया। एंड मैंने ये कैलकुलेशन नहीं किया है, बट ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो फॉर अ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आएगा 10 की पावर 39। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सॉल्व होकर 10 की पावर 39 आया, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10 to the power 39 टाइम्स stronger than gravitational force. This shows that electrostatic force is much stronger than gravitational force, and वो much stronger में भी कितना? Almost 10 to the power 39 times stronger. इतना I hope आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया अब तक? एनसीईआरटी के 3 बेसिक क्वेश्चंस कर लिए। आगे देखते हैं। 4 point charges QA, QB, QC, QD are placed at the corners of a square ABCD. ठीक है, अब ये जो आपको प्लेस करना है ना, अगर आपने एक स्क्वायर ले लिया, ना, तो ABCD अगर इसको आप A मान रहे हो तो आइदर इसको B मानो या इसको B मानो, मतलब आपको ऑर्डर में मानना है, ऐसे नहीं मान सकते A B C D रैंडमली, किसी भी ऑर्डर में, आइदर ABCD इस ऑर्डर में या फिर ABCD उस ऑर्डर में। आर यू गेटिंग इट? ABCD। तो ये क्वेश्चन भी मैंने फील कराने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में लिया है। सो आई हैव टेकन ABCD 2 माइक्रोकूलम -5 2 -5, ये है सिचुएशन। सेंटर में क्या है बेटा? 1 कूलम चार्ज, 1 माइक्रोकूलम चार्ज, साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? सो ये 10 सेंटीमीटर साइड्स है सबके, 1 माइक्रोकूलम सेंटर पे है। अब इस 1 माइक्रोकूलम में ये 4 जो गिवन फोर्सेस है, गिवन चार्जेस है, वो फोर्स लगाएंगे। ठीक है सर, उसके लिए तो हमें थोड़ा ज्योमेट्री आना पड़ेगा, बट विदाउट ज्योमेट्री लॉजिकली भी बता सकते हो कि इसका जो सेंटर है, सेंटर में नेट फोर्स 0 आएगा। थोड़ी देर बाद मैं आपको ये फील करके बताता हूं, बट अगर आपको ज्योमेट्री देखना है तो ज्योमेट्री के लिए अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये आ गया, ये जो हमने डायगोनल को ड्रॉ कर दिया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये आ गया 10√2। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। अरे बेटा अगर ये 10 तो ये 10√2। आर यू गेटिंग इट? अगर आपको ये नहीं पता तो बेसिक पाइथागोरस थ्योरम में अगर आपको यहाँ पे बताओ कि भाई अगर ये 2 होगा ना, ये 2 होगा तो राइट एंगल स्क्वायर का जो हाइपोटेनियस होगा वो होगा 2√2। मतलब अगर ये 8 तो ये हाइपोटेनियस होगा 8√2। क्या बात कर दी सर? मतलब अगर ये x तो ये x√2। ठीक है सर, x इंटू √2, बेसिक मैथ्स। ठीक है, ये फिक्स हो गया। तो उसका हाफ, 10√2 का हाफ जो मैंने x माना है, तो दैट इज 10√2 का हाफ, दैट इज 5√2। मतलब ये सारे डिस्टेंसेस जो है, ये वाला डायगोनल का हाफ 5√2, सो ये सारे डिस्टेंसेस भी सेम है। वो डिस्टेंस भी मुझे नहीं निकालना था, मुझे तो इस 1 माइक्रोकूलम के ऊपर फोर्स निकालना था। अब देखना, अब प्लीज अच्छे से सुनो, फोर्स कितना होगा? क्या A इस 1 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा? कितने फोर्स से? सम FA, फोर्स अप्लाइड बाय A, FA। क्या CV इसको रिपेल करेगा? कितने से? FC। क्या C रिपेल करेगा इसको? FC। क्या FA एंड FC वाला फोर्स इक्वल है? यस, क्योंकि अगर मैं FA वाला फोर्स लिखना चाहूं, बस वैल्यू लिख रहा हूं, FA वाला फोर्स कितना आएगा? किसने लगाया? A ने लगाया, सो K माइक्रोकूलम ही रखते हैं, 2 इंटू किसके ऊपर लगाया? 1 अपॉन डिस्टेंस कितना? ये डिस्टेंस x²। तो FC भी कितना आया? K 2 1 अपॉन x²। सो ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हो गए। सिमिलरली D इसको अट्रैक्ट करेगा कितने फोर्स से? लेट्स कॉल इट FD। जितना FD है, B भी इसको इक्वली अट्रैक्ट करेगा, FB। ये सारे फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, एंड द नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट सेंटर इज 0। एंड ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, रेगुलर पॉलीगॉन के एग्जैक्ट ज्योमेट्रिक सेंटर पे अगर आप नेट फोर्स निकालोगे तो वो सेम आएगा, गिवन दैट ये सारे चार्जेस सेम है।
आज ये सारे चार्जेस सेम नहीं है, बट आज ये ऑपोजिट चार्जेस सेम है, इसलिए ऑपोजिट चार्जेस कैंसिल कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? रेगुलर पॉलीगॉन अगर सारे चार्जेस सेम हो तो फिर सेम आएगा ही, बट आज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेम है, इसलिए भी आज इस पॉइंट पे अगर आप नेट फोर्स निकालना चाहो, आई थिंक ये कलर उतना विजिबल नहीं आता, सो नेट फोर्स इज 0। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। चलो, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्पीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is charge दे दिया, distance दे दिया, force पूछा है। Radii of A and B are negligible compared to the distance of separation। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डोंट यू थिंक सर, ये तो आप एक क्वेश्चन करा चुके ऑलरेडी। द रेडियस ऑफ A and B आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। मतलब ऑब्जेक्ट्स का जो डायमेंशन है, ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है, दैट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज is much more than the dimensions of the object, then we can treat the two objects as point charge। NCERT एक काफ़ी अच्छी किताब है, वो चाहता है कि आप क्या करो, कूलम्स लॉ यूज़ करो। ऑल्दो उसने स्पीयर्स मेंशन कर दिया है, बट फिर भी वो पॉइंट चार्ज का ये अप्रॉक्सीमेशन मेंशन कर रहा है टू गिव अ हिंट दैट आपको। उसने बोला है कि जो ये रेडियस है ना, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है, दैट इज मच स्मॉलर देन radius of the objects RA is much smaller than 50 centimeter। That means these two objects can be treated as point objects। Anyways, spheres थे, वैसे भी हम लोग कूलम्स लॉ तो यूज कर ही सकते थे, ठीक है। सो QA एंड QB आर इक्वल एंड डिस्टेंस इतना है, फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका फोर्स का जो आंसर आएगा दैट इज 1.521 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। देख लो कैलकुलेशन, देख लो यहाँ पे कुछ बेसिक हमने कैलकुलेशंस किया है। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में गिवन है। चलो, अब एक अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, ये हम खुद सॉल्व करेंगे। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? हमें ग्राफ किसके किसके बीच का प्लॉट करना है? F वर्सेस 1/r² का ग्राफ। पहली बात, अगर बेसिक मैथ्स में ग्राफ क्लियर नहीं है तो मैं आपको हेल्प करूंगा। द कूलम फोर्स F वर्सेस 1/r² फॉर टू पेयर्स ऑफ पॉइंट चार्जेस। एक बार Q1 एंड Q2 के बीच का फोर्स निकाला है, एक बार Q2 एंड Q3 के बीच का फोर्स। सो Q1 एंड Q2 का ग्राफ ऊपर है, Q2 एंड Q3 का ग्राफ नीचे है। इफ द चार्ज Q2 इज पॉजिटिव, क्वेश्चन में बोल दिया है कि Q2 तो पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है एंड हैज लीस्ट मैग्नीट्यूड। Q2 का वैल्यू सबसे कम है, Q2 हैज लीस्ट मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर क्वेश्चन में ही गिवन है कि Q2 हैज लीस्ट मैग्नीट्यूड, तो सब अगर हम ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे कम तो Q2 होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन बोला सबसे स्मॉल Q3 है, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया, दो ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब आइदर Q1 इज मोर देन Q3 और Q3 इज मोर देन Q1, बस यही चेक करना है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, बहुत अच्छे से सुनना। नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं हम लोग। किसके किसके बीच का ग्राफ गिवन है? पहली बात बेसिक्स हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक सेज दैट कि इट इज अ ग्राफ बिटवीन F वर्सेस 1/r²। अब F वर्सेस 1/r² कैसा होगा वो देखते हैं। कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला लिखना चाहिए कि Q1 Q2 अपॉन r²। अब x एक्सिस में जो क्वांटिटी है, x एक्सिस में कौन सा क्वांटिटी है? 1/r², उसके जगह पे x पुट करो, एंड जो y एक्सिस पे क्वांटिटी है उसके जगह पे y पुट करो, एंड y एंड x में रिलेशन देखो। अगर y एंड x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है देन इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर y प्रोपोर्शनल टू x² है, इट इज अ पैराबोला। एंड अगर y प्रोपोर्शनल टू 1/x है, इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बेसिक मैथ से आपको पता होना चाहिए। सो कोई भी ग्राफ में y एक्सिस में जो क्वांटिटी है उसके जगह y, x एक्सिस में जो क्वांटिटी है उसके जगह x। तो जहां जहां आपको फोर्स दिखे वह y, जहां जहां 1/r² दिखे x, r² को x नहीं 1/r² को x। तो हम लोग एक बार थोड़ा 1/r² को अलग कर लेते, इसको k Q1 Q2 लिख देते एंड 1/r² को अलग से लिखते प्रोडक्ट में 1/r²। सो f के जगह क्या पुट करेंगे? y। ये तो कुछ कांस्टेंट रह गया, k Q1 Q2 यहाँ पे अकेले है, एंड 1/r² इज x। अच्छा, मतलब f वर्सेस 1/r² का ग्राफ कुछ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आता है। इट मीन्स y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब f वर्सेस 1/r² का ग्राफ का जो स्लोप है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, दिस इज द स्लोप, इस ग्राफ का
स्लोप कितना है, इस ग्राफ का स्लोप है, लेट्स यूज दिस पेन, इस ग्राफ का स्लोप है k q1 q2. हो, what do we understand? If you plot a graph between f versus 1 by r square, f versus 1 by r square का ग्राफ प्लॉट करते हो, उस ग्राफ का जो स्लोप होता है, पहली बात वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन होगा, एंड था भी, एक ग्राफ ऊपर था एक ग्राफ नीचे था. जो गिवन क्वेश्चन था उसमें एक ग्राफ ऊपर था, वो किसके लिए था, q1 q2 के लिए था, एंड एक ग्राफ नीचे था, वो किसके लिए था, q2 q3 के लिए था. किसी भी ग्राफ का स्लोप हम एक कांस्टेंट k इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस देते हैं. प्लीज समझना. अब देखना, अब क्वेश्चन को देखना. तो फिर ये ऊपर वाला जो लाइन है, इस ऊपर वाले लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, ऊपर वाले लाइन का स्लोप हो जाएगा k इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. ये q1 q2 के लिए, सो इट इज q1 इंटू q2. एंड नीचे वाला जो लाइन है उसका स्लोप कितना हो जाएगा, उसका स्लोप होगा k इंटू q2 q3. अब किसका स्लोप ज्यादा है, आंखों से देख के बता सकते हो कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल बहुत ज्यादा है, ये वाला एंगल कम है. सो ग्राफ ऑफ स्लोप ऑफ दिस, अगर ये ग्राफ 2 है, ये ग्राफ 1 है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ 2 इज मोर देन 1. एंड अगर स्लोप ऑफ 2 इज मोर देन 1, देन व्हाट कैन वी कंक्लूड, आई कैन से दैट अगर स्लोप कंपेयर करो तो 2 का स्लोप 1 से ज्यादा है. 2 का स्लोप कितना है भाई, 2 का स्लोप इज k q2 q3 इज मोर देन k q1 q2. k कट गया, q2 कट गया, वी गेट q3 इज मोर देन q1. एंड अगर q3 मोर देन q1 है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, q3 मोर देन कौन सा ऑप्शन, q3 मोर देन q1. आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, q3 मोर देन q1 एंड देन q2. उसने बोल दिया था कि q2 इज पॉजिटिव. अगर q2 पॉजिटिव है एंड ये वाला ग्राफ ऊपर है तो फॉर श्योर q1 भी पॉजिटिव होगा, वरना तो वो ग्राफ ऊपर नहीं आ पाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना. सो हियर q1 इज पॉजिटिव, एंड बिकॉज q2 इज पॉजिटिव एंड दिस ग्राफ इज नीचे, तो फॉर श्योर q3 इज नेगेटिव. बट पॉजिटिव नेगेटिव से ग्रेटर या स्मॉलर हम लोग चेक नहीं कर सकते, ग्रेटर एंड स्मॉलर तो हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं. इस क्वेश्चन में अगर फर्दर कभी ये क्वेश्चन में और एक पार्ट पूछे कि कमेंट ऑन द नेचर ऑफ q1 q2 q3, सो q2 तो क्वेश्चन में गिवन ही है, पॉजिटिव है. q1 पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि q2 इंटू q1 पॉजिटिव आना चाहिए, ग्राफ का स्लोप ऊपर है, स्लोप इज पॉजिटिव. इसका स्लोप नेगेटिव है तो q3 को नेगेटिव होना ही पड़ा क्योंकि q2 तो पॉजिटिव ही है. आई होप ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. चलो आगे देखते हैं. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग डायग्राम. तो दो चार्जेस है q1 एंड q2, एंड q1 एंड q2 के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन. सो अगर q1 एंड q2 के बीच में कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है. तो ये सिर्फ तब हो सकता है जब आइदर q1 पॉजिटिव हो, q2 नेगेटिव हो, या फिर q1 नेगेटिव हो, q2 पॉजिटिव हो. मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस तब हो सकता है जब दोनों चार्जेस का नेचर क्या हो, डिफरेंट हो. व्हेन द चार्जेस आर ऑफ डिफरेंट नेचर. अब डिफरेंट नेचर मतलब आइदर q1 शुड बी पॉजिटिव, q2 शुड बी नेगेटिव, या फिर q1 शुड बी नेगेटिव एंड q2 शुड बी पॉजिटिव. इसको बोलने का एक अच्छा तरीका है, अगर आप q1 इंटू q2 प्रोडक्ट ले लो, अगर आप q1 इंटू q2 प्रोडक्ट ले लो, इफ यू टेक द प्रोडक्ट ऑफ q1 इंटू q2, सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस. एंड अगर q1 इंटू q2 फिर से प्रोडक्ट ले लो, सो q1 इंटू q2 इज लेस देन 0. हो सर, मतलब अगर दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एंड अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट तो लेस देन 0 आएगा. एंड अगर इन दोनों के बीच में रिपल्सिव हो रहा है, सुनना प्लीज, अगर दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, सो आइदर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, मतलब q1 इंटू q2 का वैल्यू मोर देन 0 आएगा. सो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. सीबीएसई SQP मतलब सैंपल क्वेश्चन पेपर में ये गिवन था, तो इस गिवन क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि अट्रैक्शन है एंड अट्रैक्शन के लिए दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आता है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER इज 5. बहुत सिंपल सी बात है. एट अ डिस्टेंस R बिटवीन देम एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F. तो जब मीडियम में रखा गया 2 पॉइंट चार्जेस, मीडियम में रखा गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, तब उनके बीच का फोर्स F है. तो उन्हीं दो चार्जेस को अगर वैक्यूम में रखा जाए तो सिचुएशन क्या होगा. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा है, आई एम सॉरी, क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस कि Q1
एंड Q2 डिस्टेंस r को अगर मैं किसी मीडियम में रखूं, अगर मैं कहाँ रखूं, किसी मीडियम में रखूं एंड उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 हो, तब इनके बीच का फोर्स F है। इन्हीं दो चार्जेस को अगर सेम चार्जेस को आर्क डिस्टेंस में अगर वैक्यूम में रखा जाए, उल्टा पूछा है, तो फोर्स कितना है। हमें पता है कि वैक्यूम से मीडियम में लेने पर फोर्स कम हो जाता है, नेट फोर्स कम हो जाता है, कितने टाइम्स, E8 टाइम्स, है ना। तो अगर इधर फोर्स F है तो वैक्यूम में कितना होगा, 5F। मीडियम से वैक्यूम में लेने पर उतना टाइम्स ही इंक्रीज हो जाएगा। सर नहीं समझ में आया, तो ये बेसिक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कि फोर्स इन अ मीडियम, इस जिंदगी में कभी भी आपको मीडियम में फोर्स निकालना है, वो हमेशा होगा फोर्स इन वैक्यूम अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फोर्स इन मीडियम आज F गिवन है, तो फोर्स इन वैक्यूम में निकालूंगा ER या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 5, सो फोर्स इन वैक्यूम इज 5F। प्लीज F/5 मत बोलना, उल्टा पूछ लिया है, ठीक है, मीडियम में रख के वैक्यूम में पूछ लिया है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 5F इज करेक्ट, F/5 इनकरेक्ट। आर यू गेटिंग दिस? सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CBSE PYQ टाइप, मतलब इस टाइप का PYQ पूछा गया, एग्जैक्टली ये नहीं है। अब देखना, टू आइडेंटिकल स्पीयर्स है, दो आइडेंटिकल स्पीयर्स है, हैविंग चार्ज 16 कूलम एंड -8 कूलम आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस एंड फोर्स बिटवीन देम इज F। If they are touched and kept at same distance, then the force between them becomes. So ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, एंड चार्जेस हमेशा रेडियस के रेशियो में डिवाइड होता है। मतलब दो बॉडीज को अगर आप आपस में टच कर दो, देन चार्जेस विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा, कब तक होगा, जब तक उनके पोटेंशियल्स, लेट्स सी ये कर रखा है कि नहीं, देखो चार्जेस गेट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द रेडियस। मैंने ये पॉइंट ऊपर बोल दिया है। फॉर आइडेंटिकल स्पीयर्स दे गेट इक्वली डिवाइडेड। सर ये तो समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे? प्लीज अगर ये इसका फील लेना है कि चार्जेस डिवाइड कैसे होते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये एक बॉडी है, ये एक दूसरा बॉडी है, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, हमने इनको टच कर दिया आपस में, तो चार्जेस एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों का चार्ज सेम हो जाए या जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का एक क्वांटिटी है, क्लास 10 में आपने थोड़ा सा रीड किया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब तक दोनों का इक्वल ना हो जाए, सो चार्जेस विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अंटिल देयर पोटेंशियल्स आर इक्वल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है अगले चैप्टर में देखेंगे, दैट इज KQ/R। तो दोनों को इक्वल कर दे, K इसका चार्ज अगर Q1 है, Q1/R1 इज KQ2/R2। K कट गया, Q1/Q2 कितना आता है? Q1/Q2 अगर फाइनल चार्जेस है, दैट इज R1/R2। दिस शोज दैट कि चार्ज Q1/Q2 इज R1/R2। चार्जेस ऑलवेज गेट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द रेडियस। अगर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है, रेडियस सेम है, तो चार्जेस R/1/1 इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। So I have written that the charges get divided in the ratio of the radius. You need to remember this point. I have already proved it. For identical spheres, they get equally divided. अगर identical spheres हो जाए तो चार्जेस इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। ये वाला फैक्ट बहुत क्वेश्चंस में यूज किया गया है। अब बिफोर टचिंग 16 कूलम था, -8 कूलम था। बिफोर टचिंग इनके बीच का फोर्स कितना होगा? K 16 8/R²। अच्छा सर माइनस क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि हम वैल्यू निकाल रहे। अब इनका नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 16 + -8 8 कूलम। क्योंकि ये आइडेंटिकल स्पीयर्स थे, तो आफ्टर टचिंग क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 8/2 4 8/2 4। तो अब इनके बीच का न्यू फोर्स कितना हो जाएगा? K 4 4/R²। अब इन दोनों को डिवाइड करें, या फिर यहां से अगर R² निकाल ले, R² कितना होता है? K 16 8/F। उसी को पुट कर दे यहाँ पे, K 16 8 एंड F ऊपर चला गया, कट पीट के न्यू फोर्स आ गया F/8। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बट मुझे ये कंसेप्ट आपको सिखाना था। एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करके कि टू आइडेंटिकल स्पीयर्स हैविंग चार्ज सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट व्हेन दे आर टच्ड, तो जब दो बॉडीज को टच किया जाता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक चार्ज ट्रांसफर होता है। कब तक होता है? जब तक उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होने का मतलब चार्जेस किस रेशियो पे डिवाइड होंगे? चार्जेस विल गेट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेडियस। एंड अगर स्पीयर्स आइडेंटिकल है तो चार्जेस इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। एक नीट का क्वेश्चन मैंने लिया है, काफी सिंपल है, थोड़ा सा आपको एलिवेट करने के लिए। 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स 100 न्यूटन।
one of them is increased by 10%, other is reduced by 10%, then the force of repulsion would be. अब ऐसे क्वेश्चन के लिए जो दो गिवन पॉइंट चार्जेस है वो कुछ भी ना बोला गया है, बट एक को 10% बढ़ाया, दूसरे को 10% कम किया, तो आप इंटेलिजेंटली कोई भी परसेंट वाले क्वेश्चन में ना इनिशियली जो चार्जेस है उसको Q1 Q2 ना मान के 100 कूलम मान लो। सर ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि परसेंट का क्वेश्चन है। एक को 10% बढ़ाओगे, दूसरे को 10% घटाओगे, एंड इनके बीच का डिस्टेंस इज r, तो तब इनके बीच का लगने वाला फोर्स इज 100 न्यूटन। अच्छी बात है। अब फाइनली क्या होगा, एक पर्टिकुलर चार्ज को आपने 10% इंक्रीज किया। अरे 100 को अगर 10% इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, 110। तो एक चार्ज को 10% इंक्रीज, दूसरे चार्ज को 10% डिक्रीज। तो देखो कितना सिंपल कैलकुलेशन आ गया। बट Q1 Q2 मानते तो ये कैलकुलेशन अननेसेसरीली डिफिकल्ट हो जाता। तो केस 1 में 100 कूलम मैंने नीचे लेट लिखा है एंड डिस्टेंस इज r, एंड इनके बीच का फोर्स K 100 अपॉन r स्क्वायर। सो अब फोर्स कितना है, फोर्स इज 100। सो यहां से r स्क्वायर का वैल्यू K इंटू कुछ 100 आ रहा है। केस 2, एक चार्ज को हमने 10% इंक्रीज किया, दूसरे चार्ज को 10% डिक्रीज किया, डिस्टेंस इनके बीच का कितना है, r है। अब न्यू फोर्स निकालेंगे, K 110 90 अपॉन r स्क्वायर से उधर से पुट करेंगे या डिवाइड करेंगे, 99 न्यूटन आंसर आ जाएगा। सो ये कुछ बेसिक कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे। अगर आपने ये न्यूमेरिकल्स कर लिए तो कूलम्स लॉ से मोर और लेस हम लोग सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर कर चुके हैं। कुछ और टाइप के न्यूमेरिकल्स है जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में लेंगे।